जिस दिल्ली में अन्ना आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ और उसने उस वक्त की मनमोहन सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, जिस दिल्ली में बाबा रामदेव धरने पर बैठ गए काले धन को लेकर और उन्होंने उस वक्त की मनमोहन सरकार को परेशान कर दिया, जिस दिल्ली में निर्भया कांड के बाद युवा सड़क पर उतर गया, तब तो जेनजीज नाम का कोई शब्द भी नहीं हुआ करता था और उस वक्त की मनमोहन सरकार के पसीने छूट गए। क्या एक बार फिर से उसी दिल्ली में सड़क पर आंदोलन करने के लिए युवा तैयार उठा है? दोस्तों, ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं उठा रही हूँ। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस को देखकर, अगर आप चाहें आपके घर में इंडियन एक्सप्रेस आता हो तो उसके पहले पन्ने पर यह खबर ये बताती है कि देश की राजधानी दिल्ली में जेनजीज अगर नेपाल की तरह सड़क पर उतर गए तो इसको लेकर सरकार के पास क्या रोड मैप है। उसने ये सवाल बकायदा अपनी पुलिस से पूछना शुरू कर दिया है। दोस्तों, नेपाल में जो हुआ, जेनजीज ने नेपाल में जो किया, वो किसी भी हाल में कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं चाहेगा कि भारत में हो। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सरकार से अगर कोई सवाल है, कोई असहमति है, तो हम उसका शांतिपूर्ण तरीका खोजते हैं और वही तरीका है सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन नेपाल के बाद एक अलग तरह का विमर्श भारत में भी पैदा हुआ कि भाई दिक्कतें तो नेपाल में वही हैं जो भारत में है युवाओं की, और जेनजीज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में है तो वो भारत में है। तो इसे लेकर दोस्तों आज इंडियन एक्सप्रेस के इस पहले पन्ने ने बिल्कुल चिंताजनक और हैरान करने वाली खबर छाप दी है। इसके हिसाब से दोस्तों बकायदा दिल्ली पुलिस को ऊपर से आदेश मिला है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है। दोस्तों, इस खबर के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने नेपाल जैसे हालात दिल्ली में हो उससे पहले ही बकायदा उसके लिए एक कंटिजेंसी प्लान तैयार कर दिया है। देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा इज लर्न्ड टू हैव डायरेक्टेड 3 यूनिट्स, द इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशंस यूनिट और दिल्ली आर्म फोर्स। बकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक कंटिजेंसी एक्शन प्लान ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया है ऐसी समस्या के लिए कि अगर नेपाल जैसे हालात देश की राजधानी दिल्ली में पैदा हों तो इसके लिए क्या क्या तैयारी दिल्ली पुलिस करेगी। और इसके लिए बकायदा 3 जो यूनिट्स हैं वो काम पे लगा दी गई हैं। एक इंटेलिजेंस का काम होगा डेटा इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा दोस्तों ऑपरेशंस जो काम करेगी, जो ऑपरेशन करेगी, और दिल्ली आर्म फोर्सेस, और माफ कीजिएगा दिल्ली आर्म पुलिस। बकायदा दोस्तों इसमें लिखा गया है कि गोलचा इज ऑल्सो लर्न, मतलब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इज ऑल्सो लर्न टू हैव आस्क्ड, मतलब उन्होंने एक तरह से पूछा है स्पेशल कमिश्नर से, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से कि आप एक कमेटी बनाइए, ऑडिट कीजिए कि क्या आपके पास ऐसे नॉन लीथल वेपन्स हैं, मतलब ऐसे हथियार होते हैं दोस्तों जो भीड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। जैसे वाटर कैनन एक बहुत बड़ा हथियार होता है और रबर बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं जो कि लेह में भी इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा दोस्तों पुलिस के पास आंसू गैस होती है। ये बेसिकली ऐसा तरीका होता है जिसमें आप भीड़ को तितर बितर भी कर सकते हैं और भीड़ को एकत्रित होने से रोक भी सकते हैं। दोस्तों, बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने स्पेशल कमिश्नर्स को ये पूछा है कि बताइए कि क्या आपके पास नॉन लीथल वेपन्स हैं, और अगर आपको और टेक्नोलॉजी चाहिए और इस तरह की चीज़ें चाहिए तो वो भी हमको बताइए। मतलब इस लेवल पर दिल्ली में तैयारी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों इसी खबर में देखिए, यहाँ पर लिखा है, लार्ज स्केल youth driven leaderless demonstrations similar to the ones witnessed in Kathmandu and other parts of Nepal could spill over into India or inspire parallel mobilization in India। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक बड़े अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि नेपाल की तरह बिना किसी लीडर के, बिना किसी एक नेता के एक बड़े स्तर पर मोबिलाइजेशन हो सकता है देश की राजधानी दिल्ली में, और यहाँ पर नेपाल का जिक्र किया गया है, नेपाल की तरह। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस केवल ऐसे हथियार, ऐसी सामग्री इकट्ठा ही नहीं कर रही है जिसके ज़रिए भीड़ को तितर बितर किया जा सके, बल्कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपके पास कितनी रिजर्व बटालियन है इसका भी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए इसी खबर में लिखा है, स्पेशल सीपीज आर काउंटिंग ऑल द रिजर्व बटालियंस ऑफ दिल्ली पुलिस एंड कंपनीज ऑफ CAPFS अवेलेबल विद दिल्ली पुलिस। मतलब दिल्ली पुलिस अपनी जो रिजर्व बटालियन है उसको भी गिन रही है, उसको भी देख रही है कि क्या उसके पास इतनी रिजर्व बटालियन है जिसके जरिए बड़े लेवल पर अगर उसको जरूरत पड़ जाए। दिल्ली पुलिस के पास बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी आबादी वाला
एक यूटी है दोस्तों, बहुत बड़ा घनत्व है दिल्ली में। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि बड़े लेवल पर सड़क पर पब्लिक आ जाए और दिल्ली पुलिस के पास फोर्स कम हो जाए, तो क्या दिल्ली पुलिस के पास जो रिजर्व बटालियन है वो पर्याप्त है? दोस्तों यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने यहाँ पर बताया इंडियन एक्सप्रेस को, वी आर क्लोजली स्टडिंग द पैटर्न्स ऑफ नेपाल प्रोटेस्ट वेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्लेड इन सेंट्रल रोल ऑफ मोबिलाइजेशन। हम नेपाल के प्रोटेस्ट को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया ने एक बहुत ही अहम योगदान दिया है। इस पूरे मामले में जब दिल्ली पुलिस से ऑफिशियली औपचारिक तौर पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खंडन कर सकते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या गृह मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे कि सड़क पर दिल्ली का जेनजी या फिर दिल्ली के लोग उतर जाएं? और दोस्तों, दिल्ली में सड़क पर उतरना कोई नई बात नहीं है। अगर आप पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो देश की राजधानी के लोगों ने बड़े लेवल पर सड़कों पर उतरकर अलग अलग मुद्दों पर सरकार की नाक में दम किया है। मुझे याद है निर्भया कांड जब हुआ था, उस वक्त तो मैं बिल्कुल पत्रकारिता में नई थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि युवा बड़े स्तर पर केवल सोशल मीडिया के मोबिलाइजेशन के जरिए सड़क पर उतर रहे हैं। तब तो दोस्तों व्हाट्सएप भी बहुत बड़ी चीज नहीं हुआ करता था, व्हाट्सएप था ही नहीं, सोशल मीडिया भी बिल्कुल नया आया था, ना फेसबुक था ना इंस्टाग्राम था। लेकिन एक दूसरे को मैसेज भेज कर सोशल मीडिया में निर्भया कांड को लेकर इतना जबरदस्त गुस्सा सड़क पर उतर गया कि मनमोहन सरकार की हालत खराब हो गई थी। स्थितियां ये आ गई थी दोस्तों कि सरकार को तुरंत जो पीड़ित निर्भया थी उन्हें सिंगापुर भेजना पड़ा था। हालांकि बाद में उनकी जान नहीं बच पाई थी, लेकिन उस एक कांड की वजह से न केवल उस वक्त की दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित को बहुत नुकसान हुआ, बल्कि उस वक्त की केंद्र सरकार को भी बहुत नुकसान हुआ। अन्ना आंदोलन तो उसका जीता जागता प्रमाण है। अन्ना आंदोलन में तो सोची समझी रणनीति के तहत बाकायदा अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और रामलीला मैदान में कई दिन का अनशन किया। अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना नहीं है, आंधी है, ये देश का दूसरा गांधी है। वो देश के दूसरे गांधी कहाँ हैं आजकल? आजकल उनको कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं दिख रहा है, आजकल उनको अनशन नहीं करने का मन कर रहा है। सब जानते हैं अन्ना किसके हथियार थे, सब जानते हैं अन्ना को खड़ा करना किसका मकसद था, सब जानते हैं कि अन्ना के उस आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान डॉक्टर मनमोहन सिंह को हुआ, उनकी सरकार को हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा दो लोगों को हुआ। नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो एंटी करप्शन का जो पूरा मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ बना, आज तक कांग्रेस उसके जख्म धो रही है, और उसका केंद्र में फायदा नरेंद्र मोदी को मिला और दिल्ली में फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला। उनकी सरकार बन गई, 10 साल उनकी सरकार रही है। और तो और दोस्तों, बाबा रामदेव का आंदोलन भी आपको याद होगा, वो भी दिल्ली में हुआ है, रामलीला मैदान में, काले धन को लेकर। वो अलग बात है कि उनको रातों रात शलवार वगैरह पहनकर भागना पड़ा था। पता नहीं आजकल बाबा रामदेव कौन से काले धन को लेकर कहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बट आप यहाँ देखिए दोस्तों, अजीब बात, जिस बीजेपी को इन आंदोलनों का इतना फायदा हुआ, और पूर्व में जो भी आंदोलन दिल्ली में हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए। निर्भया वाला आंदोलन भी बहुत शांतिपूर्ण हुआ, सड़कों पर लोग उतरे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अन्ना आंदोलन तो इतना शांतिपूर्ण था, कोई उसमें डिसिप्लिन किसी ने नहीं तोड़ा। बाबा रामदेव का भी आंदोलन शांतिपूर्ण था, वहां तो वो सुबह योगा कराते थे। लेकिन सोचिए दोस्तों, तब की सरकार ने अगर इस तरह का प्लान तैयार करने के लिए बोला होता अपनी पुलिस से, तो क्या वो आंदोलन कभी हो पाता? लेकिन आज किसी भी तरह से सड़कों पर लोग ना उतरें, उसके लिए पहले ही तैयारी की जा रही है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी? क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है, या फिर ये सब कुछ एहतियात के तौर पर किया जा रहा है? और अगर एहतियात के तौर पर भी किया जा रहा है, तो क्या ये तरीका है जिसके जरिए बड़े लेवल पर अगर सड़क पर लोग उतरे तो उनको हैंडल किया जाएगा? ये किस तरह का डर है दोस्तों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है दोस्तों, जितना हो सके अपनी वीडियोज़ को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में भी शेयर करा करें। आपको जो भी मेरी वीडियो पसंद आए आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, सोशल मीडिया एक्स पे कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम फ्री जर्नलिज्म की इस मुहिम को अपने स्तर पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि अब भी मीडिया का एक वर्ग है जो सच्ची और सही खबर आपके सामने पूरी मेहनत के साथ रख रहा है।